तबीयत को आराम। चुप ना, कुछ नहीं हुआ मेरी तबीयत को। सुबह 7 बजे, दोपहर को 2 बजे, रात को 9 बजे। शंतनु मेरा पहला बच्चा था तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि मेरा बच्चा कैसे होगा और मैं उसके साथ बहुत सारा खेलूंगी और मैं उसको बहुत सारा प्यार करूंगी। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही बच्चे को क्यों प्रॉब्लम हुआ, किस वजह से मेरा बच्चा ऐसे हुआ। शंतनु की हरकतें नॉर्मल बच्चे से बहुत अलग थी। जैसे कि नॉर्मल बच्चा पाँव पे चलता है लेकिन वो टो पे चलता था। पता चला कि ये उसका प्रॉब्लम है और वो आवाज़ दो तो भी सुन नहीं रहा तो हमको बहुत दुख हुआ। कभी वो माँ करके मुझे ऐसे उसने कभी भी झपकी नहीं मारी। पहले ना वो ना सारी अपनी स्किन खा लेता था, आजी को मारता था और बैट बॉल्स देता था। छोटे बहन को जोर से ढकल दिया और उसको इतना लगा, वो बहुत 2 दिन तक रोई। तब मुझे इतना बुरा लगा कि ये लड़के का क्या होगा बड़ा होकर। खिलौने तोड़ देने का, वो चाबिया का गुच्छा वगैरह लेके ऊपर टेरेस के ऊपर फेंक देने का। दूसरे बच्चों में वो मिक्स नहीं होता था। जब जाता था तो उनको ढकेल देने का, उनको मारने का, या उन्होंने मारा तो ये रोता भी नहीं था। किसी का बर्थडे पार्टी है तो भी लोग मुझे इनविटेशन देते वक्त भी ऐसे देते, सिर्फ आपके बच्ची को भेजना, आपके बच्चे को कभी मत भेजना। जब मेरी बच्ची छोटी थी तो लोगों ने मुझे यहाँ तक सुनाया कि ये बच्ची के ऊपर इसका साया भी नहीं पड़ना चाहिए कि नहीं तो ये बच्ची भी ऐसी हो जाएगी इसकी तरह। ये सुन के मुझे इतना दुख हुआ कि मुझे लगा कि अभी मुझे मेरे और बच्चे को और मुझे जीने के कोई अधिकार ही नहीं है। जैसे मैं जब भी भगवान के पास बैठती हूँ तो मैं रोना शुरू करती हूँ कि क्यों भगवान तूने मेरे बच्चे को ऐसा बनाया, क्यों उसको बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं बनाया। समझ में नहीं आता है कि इस बच्चे को किस तरह क्या करे, बड़ा होकर क्या बनेगा क्या नहीं। उसको कोई संभालेगा, खाने को देगा या नहीं देगा, पता नहीं चलता है उसके बारे में। जो डॉक्टर ने बोला था हमने सब करके देखा। ऑक्यूपेशन थेरेपी भी दे रहे, उसको दवाइयाँ भी दे रहे, फिर भी ये बच्चा अभी तक इतना इंडिपेंडेंट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। आज सुबह ही मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल पढ़ा, उसमें स्टेम सेल के बारे में लिखा हुआ था। अगर हम स्टेम सेल के बारे में कुछ करके देखते हैं और इसको फ़ायदा हुआ तो अच्छा होगा। शायद ये नए ट्रीटमेंट से कुछ शंतनु में फ़र्क पड़ जाए। हेलो डॉक्टर, ये मेरे बच्चे की फाइल है। ये मेरा बच्चा है शंतनु और उसको ऑटिज़म डायग्नोस हुआ है। हाय शंतनु, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। डॉक्टर, मैं जानना चाहती हूँ ऑटिज़म क्या है और ऑटिज़म होने के कारण क्या क्या है?
ऑटिज्म मिसेस देव एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरो डेवलपमेंटल मतलब जब बच्चे का जन्म होता है उस समय पे कभी ब्रेन बराबर डेवलप नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि बच्चा कम्युनिकेशन बराबर नहीं कर पाता है, वो अपने से बात नहीं ठीक से कर पाता, अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं, हाइपर एक्टिव होता है बच्चा, अपने ही दुनिया में रहता है। तो ये सब चीज़ें ऑक्सीजन की कमी की वजह से या मदर को कभी स्ट्रेस हुआ तो उसके वजह से एग्जैक्ट कॉज क्या है ये अभी तक के लोगों को बहुत अच्छे से पता नहीं चला है। कुछ बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन भी होता है, उसे कहते हैं फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। तो अलग अलग कारणों की वजह से जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हम देखते हैं कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। मेन 3 प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों में। लैक ऑफ कम्युनिकेशन मतलब वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको बता नहीं पाते हैं, स्पीच बराबर बहुत बार डेवलप नहीं हुआ होता है, अपने ही दुनिया में रहते हैं और बहुत बार बिहेवियर हाइपर एक्टिव होते हैं, एक जगह बैठा नहीं पाते, आप उनको पढ़ा नहीं पाते। तो ये सब चीज़ें ऑटिज्म में होता है। किसी किसी बच्चे में बहुत माइल्ड होता है, बहुत कम होता है और किसी में बहुत ज़्यादा सीवियर होता है जिसमें मेंटल रिटार्डेशन भी अगर ऐड हो जाए तो बच्चा अपने खुद का काम खुद नहीं कर पाता है, चाहे आप उसे जितना भी ट्रेन करें। तो डॉक्टर मैंने शंतनु का ट्रीटमेंट बहुत जगह करवाया है, तो मुझे जानना है कि ऑटिज्म का प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है। ऑटिज्म के लिए मिसेस देव कुछ कन्वेंशनल ट्रीटमेंट कहते हैं, क्योंकि हम लोग इसको क्योर नहीं कर रहे हैं। हम लोग बच्चे को मेन स्ट्रीम में मतलब बाकी बच्चों के साथ में हम इनको खड़ा कर सकें, ये अपनी कोशिश होती है। तो जो अभी जनरल ट्रीटमेंट होता है वो होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, प्रॉपर स्कूलिंग इन स्पेशल स्कूल ताकि वो इंडिपेंडेंट हो। बहुत से बच्चों में हाइपर एक्टिविटी होता है, तो हाइपर एक्टिविटी को कुछ कम करने के लिए दवाइयाँ होती हैं जो साइकेट्रिस्ट देते हैं। प्लस कुछ बच्चों में फिट्स होता है जो EEG पे दिखाई देता है, तो फिट्स को कंट्रोल करने की दवाई होती है। तो जनरली ट्रीटमेंट रिहैबिलिटेशन और हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल करने के आसपास होती है और बाकी ट्रेनिंग से बहुत कुछ किया जा सकता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि स्टेम सेल क्या है। स्टेम सेल थेरेपी नया ट्रीटमेंट है। इसके बारे में आपको बताने के लिए मैं आपको जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर आलोक शर्मा, मैं उनके पास ले जाती हूँ, वो आपको उसके बारे में सब कुछ बताएंगे। ठीक है डॉक्टर, ये मेरे बच्चे की फाइल है और उसे ऑटिज्म प्लस ADHD डायग्नोस किया है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि स्टेम सेल्स क्या है। स्टेम सेल्स एक बहुत स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं। ऐसा है, जब हमारी ज़िंदगी शुरू होती है, जब हम माँ की पेट में होते हैं, तो शुरुआत में हम स्टेम सेल्स का एक छोटा सा गुच्छा होते हैं। इन स्टेम सेल से बच्चे का पूरा शरीर बनता है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो स्टेम सेल्स हैं, इनमें शरीर के हर हिस्से के बनने की ताकत है और शक्ति है। अभी यही सेल्स यदि हम लेबोरेटरी में लें तो हम इन सेल्स को कुछ भी बना सकते हैं। यानी कि स्टेम सेल्स का मेन प्रॉपर्टी है कि हम उनको ब्रेन के सेल बना सकते हैं, नस के सेल बना सकते हैं, हार्ट के सेल बना सकते हैं, हड्डी के, मसल के, अलग अलग टाइप के सेल बना सकते हैं। तो स्टेम सेल्स की एक ये स्पेशलिटी है कि वो कुछ भी बन सकते हैं। दूसरा, स्टेम सेल्स ग्रो या मल्टीप्लाई, मतलब यदि हमारे पास एक स्टेम सेल है तो हम उसके बहुत सारे, हम लाखों करोड़ों स्टेम सेल बना सकते हैं। और तीसरी स्टेम सेल की ये प्रॉपर्टी होती है कि हम जब उनको शरीर में डालते हैं, ये स्टेम सेल्स अपने आप शरीर के उस हिस्से के पास चले जाते हैं जहाँ की डैमेज है और उस डैमेज को वो रिपेयर करना शुरू करते हैं। डॉक्टर, मैंने सुना है कि स्टेम सेल अलग अलग टाइप के होते हैं, तो आप कौन से स्टेम सेल यूज़ करते हैं। आपने बहुत सही सुना है। स्टेम सेल असली में 3 अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। ये जो स्टेम सेल्स हैं, ये माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसमें से जब या तो अबॉर्शन में या टेस्ट ट्यूब बेबी के टाइम निकालते हैं, इसको कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। दूसरा होता है अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम सेल। अम्बिलिकल कॉर्ड ना नाड़ी होती है जो माँ और बच्चे को जन्म के टाइम में कनेक्ट करती है, उसमें भी स्टेम सेल मिलते हैं। तो ये दूसरा टाइप का होता है। और तीसरा बोलते हैं एडल्ट स्टेम सेल। ये एडल्ट स्टेम सेल क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी में, आपके मेरे में, सब में, हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में कुछ स्टेम सेल्स रहते हैं। सबसे ज़्यादा ये हड्डी के अंदर रहते हैं। तो ये हम हड्डी में एक सुई डाल के हम स्टेम सेल्स निकाल सकते हैं और इनको कहते हैं एडल्ट स्टेम सेल्स। इसका फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि ये खुद पेशेंट के शरीर से, अपने शरीर से आए हैं, ये एक बहुत ही सेफ और सिंपल ट्रीटमेंट होता है। आप ये स्टेम सेल थेरेपी कैसे करते हैं? क्या ये बहुत बड़ा ऑपरेशन रहता है? नहीं, इसमें कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं होता। एक्चुअली स्टेम सेल थेरेपी बहुत ही एक सिंपल ट्रीटमेंट है।
इसमें होता क्या है कि हम बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं। वहाँ जो बच्चे का हिप बोन होता है यहाँ, उसमें एक सुई डालते हैं और उसके पहले हम वहाँ एनेस्थीसिया देते हैं, तो बच्चे को कोई भी पेन नहीं होता। वो जब सुई अंदर जाती है फिर उसमें से हम जो हड्डी का बोन मैरो है वो निकालते हैं और इसके बाद पेशेंट को वापस रूम में भेज देते हैं। इसके बाद ये जो बोन मैरो है ये हम लेबोरेटरी में लेके जाते हैं और वहाँ स्टेम सेल्स अलग होते हैं। इसको 3 या 4 घंटे लगते हैं। उसके बाद हम फिर से बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में लाते हैं और इस बार एक और सुई डालते हैं पीठ में। यहाँ भी हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, तो बच्चे को पेन बिल्कुल नहीं होता। और ये जो स्टेम सेल्स हैं, ये स्टेम सेल्स फिर हम एक ट्यूब के जरिए उसको अंदर डाल देते हैं, जिससे कि वो ब्रेन की तरफ जाके जो एरिया डैमेज है वहाँ जाके रिपेयर शुरू करें। तो बेसिकली बच्चे को 2 सुई लगती हैं। एक सुई से हम बोन मैरो या हड्डी का जूस निकालते हैं और दूसरे में हम स्टेम सेल्स अंदर डालते हैं। डॉक्टर, क्या इस थेरेपी में कोई रिस्क या कॉम्प्लिकेशन या तो कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है क्या? इस ट्रीटमेंट का जो मेन फ़ायदा ये है कि इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट, कोई भी कॉम्प्लिकेशन और कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया इसमें पेशेंट को 2 सुई लगती हैं। अभी हमने 1000 से ज़्यादा स्टेम सेल ट्रीटमेंट किए हैं और आज तक उसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो जो प्रोसीजर है मैंने बताया बहुत सिंपल है। दूसरा, हम पेशेंट की बॉडी में से ही स्टेम सेल ले रहे हैं, इसलिए साइड इफ़ेक्ट या रिएक्शन होने के कोई चांसेस ही नहीं है। इसलिए ये एक बहुत ही सेफ, इफ़ेक्टिव और वंडरफुल ट्रीटमेंट है। सर, मुझे जहाँ तक मालूम है कि ऑटिज़म ये ब्रेन में डैमेज होता है, तो स्टेम सेल थेरेपी किस तरह से इसको ठीक कर सकता है? ये जो स्टेम सेल्स है जब एक बार अंदर डालते हैं तो जो ब्रेन का जो डैमेज हिस्सा है वो उसके पास जाके वहाँ ठहर जाते हैं और ये 3 चीज़ें करते हैं। सबसे पहले तो वो बॉडी में बहुत पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग केमिकल रिलीज करते हैं, जिसको हम कहते हैं नर्व ग्रोथ फैक्टर्स। इससे पूरी ब्रेन के ऊपर एक बहुत ही पॉजिटिव असर होता है। दूसरा, वो क्या करते हैं कि जो खून है, ब्लड सप्लाई जिसको कहते हैं, वो इंक्रीज़ कर देते हैं। जब ये इंक्रीज़ होता है तो जो ब्रेन का डैमेज हिस्सा है उसमें रिपेयर होना शुरू हो जाता है। और तीसरी बात ये होती है कि जब स्टेम सेल्स एक बार ब्रेन के पास जाएं तो ये स्टेम सेल्स ब्रेन सेल्स बन जाते हैं और ये नॉर्मल ब्रेन सेल्स होते हैं और फिर ये नॉर्मल ब्रेन सेल्स मिलके जो ब्रेन डैमेज है उसको ठीक करते हैं। डॉक्टर, आपने अभी तक जितने भी ऑटिस्टिक बच्चों को स्टेम सेल थेरेपी दी है उनमें अभी तक क्या क्या इम्प्रूवमेंट दिखाई दी है? हमने देखा है कि इन बच्चों में जो हाइपर एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। दूसरा, इनका जो अटेंशन स्पैन है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाता है। ऑल्सो इनमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो तकलीफ होती है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। फिर हमने ये भी देखा है कि इनके जो सोशल इंटरेक्शंस होते हैं बाकी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, उनमें बहुत सुधार आ जाता है। और फाइनली जो आई कांटेक्ट है, आई कांटेक्ट में बहुत ही इम्प्रूवमेंट आता है। ये तो हमने सब बच्चों में देखा है, पर अलग अलग बच्चों में और बहुत सारे हमने अलग अलग इम्प्रूवमेंट देखे हैं। वो डिपेंड करते हैं कि उसके सिम्टम्स कितने सिवियर थे, उस हिसाब से उनमें इम्प्रूवमेंट आता है। पर ऑलमोस्ट ऑल जितने भी बच्चे हमने ट्रीट किए हैं कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो जरूर आए हैं। ये मेरा बेटा प्रभंजन है, उसकी स्टेम सेल थेरेपी हो गई है। हाइपर एक्टिविटी उसका बहुत सारा रिड्यूस हो गया है, आई कांटेक्ट इम्प्रूव हो गई है, कमांड्स अच्छी तरह वो अभी फॉलो कर रहा है। स्टेम सेल थेरेपी करवाने के बाद जो मुझे इम्प्रूवमेंट नोटिस हुए हैं नॉनी में, उसमें मेजर है कि एक तो उसका अटेंशन इम्प्रूव हो गया है, इमिटेशन स्किल्स में मुझे उसका डेवलपमेंट दिखता है और उसका हाइपर एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी बिहेवियर्स थे, रनिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और स्क्रीमिंग और वायलेंट काइंड ऑफ बिहेवियर, उसमें भी मुझे काफ़ी रिडक्शन नज़र आता है और वो अभी कमांड इजीली फॉलो कर पाती है। आउटिंग के टाइम पे जैसे पहले मैं पिक्चर में जाना हम दोनों के लिए एक बहुत ही बड़ा टास्क होता था, क्योंकि उसे घर पे छोड़ के जाना पड़ता था। पर इनिशियली अभी इनिशियल पीरियड से लेकर के अभी तक हम जब देख रहे हैं कि 3 घंटे की पिक्चर एक साथ बैठ कर के वो हमारे साथ बैठ कर के देख लेती है और विदाउट टेंट्रम, ये हमें सबसे बड़ा अचीवमेंट लग रहा है। मैं एक माँ होने के नाते मुझे एक डर है कि ये स्टेम सेल थेरेपी करने के बाद मेरे बच्चे को कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना? मैं समझता हूँ आप माँ हो, आपने इतने साल इतनी मेहनत करके अपने बच्चे को इस स्टेज पे लेके आए हो और आप ये नहीं चाहते कि किसी भी ट्रीटमेंट से उसको नुकसान हो। स्टेम सेल थेरेपी करने के बाद शांतनु को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई हार्म नहीं होगा, कोई डैमेज नहीं होगा, उसको फ़ायदा ही होगा। हमने अभी तक जितने ऑटिस्टिक बच्चों में स्टेम सेल थेरेपी किया है सब में फ़ायदा ही हुआ है।
हमारा और आपका एम क्या है? एक ही एम है कि हम किसी तरह भी करके शांतनु को एक हैप्पी, एक इंडिपेंडेंट लाइफ जिए। और स्टेम सेल थेरेपी जो डैमेज ब्रेन को रिपेयर करके हमारे बच्चे को एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके जाएगी। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, अभी हम मिल के उसको ठीक करेंगे। डॉक्टर, अभी आपके साथ बात करके मुझे बहुत कॉन्फिडेंस फील हो रहा है और मैं जल्द से जल्द न्यूरोजन में आके स्टेम सेल थेरेपी मेरे बच्चे के लिए करना चाहती हूँ। ये एक स्केल है जो हम लोग ऑटिज्म के लिए यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म। आप मुझे ये बताइए कि ये ध्यान कितना टाइम तक दे पाता है? नहीं, आपने जो लगाया वो गलत है। The spelling of elephant. All right, how the cells doing? Dr. Sharma, we have really got a very good results here. Yeah. So if you look in here, the live cells are at 98%. Okay. And we have dead cells which is just 2%. So let's see the cells actually. Sure. Layer them. Yes. So we go on zoom. These are our layers. We'll just select one. We'll go on 4x and we'll zoom it further. So let's have a better good cells view. So this is one. This is how our cells look. Okay, thank you. शांतनु, मम्मीकडे जाऊया, चला. In occupational therapy, we treat these patients using sensory integration therapy. Sensory integration therapy basically focuses on three main sensations, that is tactile,
proprioceptive and vestibular. Bombard these patients, give them opportunity to engage in activities which are rich in tactile, in vestibular and proprioceptive sensation. We give them challenging and fun-filled activities which stimulates their sensory, motor systems. Also, it helps in facilitating and integrating perceptual and cognitive skills. Sensory integration therapy always involves child active participation, and it should be always child directed and just right challenge according to his level. रेड कलर, वेरी गुड। थोड़ा और धक्का मार, हम साथ में गिराते हैं, साथ में। The focus of psychological intervention is to enhance the overall well-being of the patients and their caregivers. Applied behavior analysis, that is ABA, is a form of behavior therapy which is very famous and which has 47% of success rate. अभी शंतनु का स्टेम सेल थेरेपी होके 2 महीने हुए हैं और उसमें बहुत चेंजेस आए, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे में इतना इम्प्रूवमेंट आया है। उसका हाइपर एक्टिविटी बहुत कम हुआ है और उसका अटेंशन स्पैन भी बहुत अच्छा हुआ है, तो वो एक जगह पे बैठ सकता है अभी, और उसका आई कांटेक्ट भी बहुत अच्छा हुआ है और अपने बहन के साथ भी वो इतने अच्छे से अभी कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसके साथ भी खेलता है। तो हमें बहुत खुशी है कि हमने ये डिसीजन लिया। मुझे उसके साथ बहुत और रहने में बहुत अच्छा लगता है। मेरे दोस्त भी उसको पसंद करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। He was taking occupational therapy even before he took the stem cell therapy here. Now, occupational therapy in tandem with stem cells has shown us so much positive results. His social activities were very limited. But now, after stem cells, his aggression has come down, his tolerance towards other people has come down, his initiation of social activities has improved, his attention has improved, his concentration has improved, his even cognitive skills as well as perceptual skills like figure ground perception has improved. स्टेम सेल थेरेपी होने के बाद अभी आज 6 महीने हो गए और शंतनु में बहुत इम्प्रूवमेंट है। उसका हाइपर एक्टिविटी बहुत कम है, नहीं के बराबर है, और उसका हैंड राइटिंग भी पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है और उसका आई कांटेक्ट भी बहुत अच्छा हुआ है। पहले जैसे वो कभी डांसिंग तो मैंने देखा ही नहीं था शंतनु का, अभी वो डांसिंग भी अच्छे से उसमें भी इंटरेस्ट लेता है, म्यूज़िक सुनने में इंटरेस्ट लेता है और कपड़े का फोल्डिंग करता है। जैसे पहले वो कभी रुमाल का तक फोल्डिंग नहीं कर पाता था, अभी वो ब्लैंकेट का फोल्डिंग आराम से कर लेता है। सब्जी काटने में मुझे हेल्प करता है और बाकी चीज़ों में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे इमोशन कोशेंट भी उसका बहुत बड़ा है कि अभी वो आके प्यार से हमें झपकी देता है, जैसे माँ या पापा हो तो उनको आके ऐसे झपकी देता है, या कभी बाहर पापा गए बाहर गाँव तो वो पूछता है कि मम्मी पापा क्यों नहीं है घर पे, कब आएंगे, वो राह देखता है कि कब आएंगे मेरे पापा घर पे। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे में हमारे लिए इतना प्यार आया है करके। अपने बहन को भी वो पहले मारता था, जैसे उठाने के वक्त उसके आँख में हाथ डालता था, अभी वो उसको प्यार से उठाता है, उसके बहुत सारे ऐसे प्यार करता है, उसको ऐसे किसी लेता है। तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि अपने बहन के साथ भी ये अच्छे से खेल रहा है, उसकी फ्रेंडों के साथ भी वो अच्छे से खेलता है, ये हमको बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आए हैं।
As we see the earlier one, we see a very reduced FDG uptake in the temporal, the prefrontal areas, whereas the later PET CT, after the stem cells, we see that There's a big difference in the changes PET there. All right. So the prefrontal areas are showing the greater. Yeah, like his social This interaction. is correlating with his Yes, sir. clinical improvement. Yeah, his social interaction has improved. Now he plays with his peer group children, and his eye contact has improved. His attention span has improved. Even earlier he has difficulty in doing buttoning. Like his fine motor activities also has improved. Now he can do buttoning. He can put knot. He can tie shoelaces. So all the fine motor So these activities correlate with this. That correlates with the clinical program. In autistic children, stem cell therapy along with occupational therapy, speech therapy and behavioral therapy, they all are working together. That's why we say it's a neuro-regenerative rehabilitation therapy. So we all are working together to improve quality of life of these children. So, dear parents of children with autism, I know all these years you have gone from pillar to post to different doctors, different hospitals and different institutions and have been told the same thing, that nothing could be done for your children. But that is no longer true. Now, with the availability of stem cell therapy, we have a simple, a very safe and a highly effective form of treatment that will help repair the damage to your children's brains. Autistic children are very special. All of them have some or the other incredible quality in them. Dr. Nancy, he is having special talent in him. You ask any date, he will tell you the day. Really? Yeah, you ask him. 17 December 2012. Somewhere. Right. I Very good. suppose. 13 September 2012. 13 September, Guruvara is correct. With the availability of this therapy, we can now restore the damage and give them that neurological function that will help them lead happy and independent lives. Sarva Saradike, Charame Tambake Gauri, Narayani Namaste.